हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मेन से रिलेटेड कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। तो पहला प्रश्न ये आता है कि प्रासंगिकता से जुड़े हुए मुद्दे पर, यानी यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो संप्रभुता को क्या वाकई हम संप्रभु मतलब अगर हम संप्रभुता की बात करें तो क्या वाकई हम संप्रभु हैं? जब हम कहते हैं कि समाजवादी तो क्या वाकई हम समाजवादी हैं? जब हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष तो क्या वाकई हम पंथ निरपेक्ष हैं? जो हम कहते हैं लोकतांत्रिक तो क्या वाकई में हम जो है गणराज्य हैं? तो आगे बात करते हैं। देखिए, प्रासंगिकता से जुड़े मुद्दे क्या है कि क्या भारत, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? तो इसके सबसे पहले देखिए, दो तरीके से तर्क होते हैं, एक पक्ष में होता है, विपक्ष में होता है। तो हम सबसे पहले जिस तर्क की बात करेंगे वो बात करेंगे विपक्ष में। पहले ये समझिए कि क्यों ये प्रश्न उठ रहे हैं कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। क्योंकि वर्तमान में जो विश्व है, इस विश्व में खासकर 1990 के बाद राज्यों की भूमिका में तेजी के साथ गिरावट आई है। अब राज्य की सरकारें निर्णय नहीं ले रही हैं। आज के समय में भारत सरकार जो है प्रभुत्व संपन्न नहीं रहा है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। आज के समय निजीकरण बढ़ चुका है। इस निजीकरण के दौर में निजी क्षेत्रों के द्वारा अधिकांश क्षेत्रों के निर्णय लिए जा रहे हैं। तो मतलब वो वहाँ पर प्रभावी रूप से आ रहे हैं। या यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो आर्थिक दबाव समूह है उद्योगपतियों के, उनका दबाव हमारी सरकार पर बहुत ज़्यादा रहता है। कहा तो ये जाता है कि फिक्की जैसे संगठन, एसोचैम जैसे संगठन जो वो कहते हैं वही भारत के वित्त मंत्री बोलते हैं। ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बोला जाता है कि 1990 के पहले भारत में सब कुछ सरकारी कंपनियों के द्वारा किया जाता था, लेकिन 1990 के बाद जब निजीकरण आया, यानी जब निजी कंपनियों को अनुमति दी गई, अब जब BSNL नहीं रह गया, वहाँ पर वोडाफोन, रिलायंस, एयरटेल ये सब चीज़ें रह गई, तो अब यहाँ सरकारी कंपनियों के हाथ धीरे धीरे खिंच रहे थे और नए निजी क्षेत्र आ गए। निजी क्षेत्रों के द्वारा अब सरकार की नीतियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जाने लगा है। बहुत से लोगों का कहना है कि अब सरकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं रही। दूसरा ये भी तर्क दिया जाता है कि आज के इस भू अर्थ प्रधान विश्व में, या जो नई दुनिया हम देख रहे हैं, यहाँ पर किसी राज्य की नीतियाँ उस राज्य के द्वारा नहीं निर्धारित की जा रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा निर्धारित की जा रही हैं। यानी हम किसी न किसी संस्था के सदस्य होते हैं। हम विश्व बैंक, IMF, बिम्स्टेक आदि के सदस्य होते हैं। जिस भी अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठन के हम सदस्य हैं, कई बार हमें उनके नियमों और कानूनों को मानना पड़ता है। जब हम किसी दूसरी सत्ता के नियमों को मान रहे हैं तो यहीं पर संप्रभुता का ह्रास हो रहा है। तीसरा, यहाँ पर यह भी तर्क दिया जाता है कि आज के नए दौर में जो शक्ति समीकरण दुनिया के हैं, इस नए बदलते शक्ति समीकरण में भारत को, अगर हम ये देखें कि कई बार USA के दबाव में काम करता है। जब भारत को USA के द्वारा जो डायरेक्शन दिया जाता है उसी के अनुसार भारत काम करता है। मतलब भारत ने ईरान के साथ संबंध तोड़ लिए, जबकि वो चाहता था कि ईरान के साथ रिश्ते बनाए रखे। तो भारत की संप्रभुता तो कहीं रही ही नहीं है। भारत वेनेजुएला के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता था, लेकिन USA के दबाव के कारण उसने वहाँ की राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, ठीक है। उससे भी जो है रिश्ते तोड़ने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत के लिए अपमानजनक स्थिति थी। यानी भारत जो करना चाहता है, अगर वह नहीं कर पा रहा है, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है, तो यही तो संप्रभुता के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस या चुनौतियाँ हैं। संप्रभुता के सामने ऐसा नहीं है कि चुनौतियाँ केवल बाहर से हैं। संप्रभुता के सामने चुनौतियाँ आज देश के अंदर हैं। यहाँ देश में सरकार की सत्ता को या प्राधिकार को अलग अलग स्तरों पर चुनौती दी जा रही है। आतंकवादी संगठन वह कहीं भी कानून और व्यवस्था को ध्वस्त कर देते हैं। नक्सलवादी संगठन एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। कई क्षेत्रों में विप्लवकारी समूह नागालैंड से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों में बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। ये जो हमारे देश के अंदर आतंकवादी संगठन, विप्लवकारी संगठन, नक्सलवादी ग्रुप्स हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की सत्ता और वैधता को कमज़ोर करते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, यदि आपकी पोस्टिंग नागालैंड में होती है तो एक सिक्योरिटी टैक्स नागालैंड के रिबेलियन है, अर्थात वहाँ के जो नागालैंड के जो विद्रोही हैं उनको देना पड़ता है। आप अधिकारी हैं, IPS रहते हुए भी सुरक्षा कर
या इन नागाओं को मतलब विद्रोहियों को देना पड़ता है कि आप लोग शांत, किस बात का कि आप लोग शांत रहिएगा, हमारे ऊपर हमला मत करिएगा, हमारी सुरक्षा अब आप लोगों के हाथ में है। यह स्थिति नागालैंड की रहती है क्योंकि वो इतनी मजबूत स्थिति में वहाँ पर हैं, इतना बड़ा डर उन्होंने वहाँ पर बनाकर रखा हुआ है कि लोगों की बातें स्वीकार करनी, मतलब लोगों की बातें स्वीकार करनी पड़ती हैं। यह सरकार के साथ नागा विद्रोहियों का किया गया समझौता है। कुल मिलाकर जो संप्रभुता है पिछले कुछ दशकों से उस पर भारी मात्रा में गिरावट आई है, और संप्रभुता में इसलिए गिरावट आई है क्योंकि राज्य की भूमिका में गिरावट आई है। अब राज्य अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पा रहा है, राज्य के निर्णय अन्य संस्थाओं के द्वारा लिए जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आती हैं, हमारी नीतियों को प्रभावित करती हैं। वालमार्ट नामक एक कंपनी भारत में आई और उसने भारत में रिटेल मार्केट में एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने की इच्छा जाहिर की। भारत में इसका बड़ा विरोध हुआ तो वालमार्ट ने यहाँ पर जो सांसद भारत के थे उनसे मुलाकात की और इसके बाद वह प्रस्ताव संसद में बहस के लिए आया भी, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। ठीक है, वालमार्ट ने अमेरिका के संसद में यह बताते हुए घोषणा की कि भारत में उसने रिटेल मार्केट में एफडीआई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को अमेरिकी कंपनी वालमार्ट के द्वारा पैसा दिया गया जिससे कि वे संसद में नीतियां उनके पक्ष में बनाए। ये जो दुनिया के बड़े देशों की कंपनियां, जिनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, इनके पास इतना पैसा है कि वे छोटे छोटे विकासशील देशों की नीतियों को, उन राजनेताओं को खरीद कर उनको पैसा देकर उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि हम भारतीय हैं, पैसा भी लेते हैं और काम भी नहीं करते हैं। ये बहुत पहले की वैसे बात थी। नेपाल में चीन ने इतना प्रभाव बनाया कि वह भारत के खिलाफ नेपाल को कर रहा है। ये किस आधार पर कर रहा है? ये वहाँ हो रहा है जहाँ वो पैसा पंप कर रहा है, तो कई बार हमारे देश की नीतियों को कोई बाहरी संगठन के द्वारा प्रभावित किया जाता है, जैसे गैर सरकारी संगठन एनजीओ भारत में आते हैं, जैसे ग्रीन पीस का मामला हुआ या ह्यूमन राइट्स का मामला हुआ। इस तरीके के कई बहुत से इंटरनेशनल एनजीओज हैं जो हमारे देश में काम करते हैं। अगर इन एनजीओ ने किसी एक खास कंपनी के पक्ष में लामबंदी शुरू कर दी, मतलब कि एमपी के इलाके में एक माइनिंग होनी है तो वहाँ भूमि का अधिग्रहण होना है। अब अगर मान लीजिए कि अमेरिकी कंपनी के पास जा रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वही जापानीज़ कंपनी के पास मतलब जा रही है तो वही एनजीओ वहाँ जाकर क्या करेगी? विरोध करना शुरू कर देगी। तो हमने क्या बताया कि 1990 के बाद आर्थिक सुधारों ने राज्य की भूमिका को सीमित किया। वर्तमान में राज्य की नीतियों को संचालित करने में फिक्की, एसोचैम जैसे निजी क्षेत्र के दबाव समूह की भूमिका बढ़ी है। दूसरा क्या हमने देखा कि वर्तमान में अनेक गैर राज्यकर्ताओं द्वारा राज्य की नीतियों को निर्णायक रूप से प्रभावित किया जा रहा है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी ले लीजिए, गैर सरकारी संगठन की बात कर लेते हैं, तो गैर राज्यकर्ताओं के पास खुद कोई संप्रभुता नहीं है, लेकिन ये राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं और कई जगहों पर ये सत्ता बदल भी देते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी रही जिसने कि चीनी एलएनडे सरकार को ही गिरा दिया। आज के समय में जो छोटे छोटे विकासशील देश हैं, उनकी जो इकोनॉमी है, उनका जो छोटा आकार है, वह अमेरिका की एक कंपनी की इकोनॉमी के बराबर नहीं है। आज एप्पल कंपनी अमेरिका की जो आईफोन बनाती है वह 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ चुकी है, और पाक जैसे देशों की अगर हम बात करें तो उनकी पूरी इकोनॉमी जो जीडीपी है $200 बिलियन का आप मतलब खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा। तो तीसरा हम क्या कह सकते हैं कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में राज्य की नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, क्षेत्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों का प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे उनकी सत्ता सीमित है। राज्य की सत्ता इससे क्या है? सीमित हो रही है। चौथा क्या है कि प्रायः विश्व की महाशक्तियों द्वारा भी राज्य की शक्तियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत द्वारा ईरान और वेनेजुएला से संबंधों में दूरी देखने को मिली है। आज की दुनिया में वैश्वीकरण के युग में डिजिटल क्रांति ने लोगों को नज़दीक किया, लेकिन आज हमारी सूचनाएं एक देश से दूसरे देश में सरकारों के पास पहुंच रही हैं। भारत के लोगों की प्राइवेसी किसके हाथों में है? अमेरिका के फेसबुक के पास है, ट्विटर के पास है और इंस्टाग्राम के पास है। चाइना अभी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भारत के लोगों की सूचनाओं की चोरी कर रहा था, और यह बिना भारत सरकार की अनुमति के हो रही थी। भारत सरकार का यहाँ कोई कंट्रोल नहीं था, यानी भारत सरकार का अपने लोगों पर जो कंट्रोल होना चाहिए वह बाहरी देशों का है। इन सूचनाओं के आधार पर बाहरी आबादी की प्रोफाइलिंग मतलब क्या कहते हैं उसको कहते हैं, और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें
सरकार विरोधी मतलब बनाया जा सकता है, जिनको खरीदा जा सकता है, जिससे देश के अंदर ही अंदर देश को कमज़ोर किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में देश को डिजिटल संप्रभुता के सामने गंभीर चुनौती है। सोशल मीडिया के सर्वर जो है भारत से बाहर है। अधिकांश मोबाइल एप्लीकेशन में गोपनीयता का मुद्दा है। आंतरिक स्तर पर भारत सरकार की सत्ता को चुनौती है, जैसे आतंकी संगठन, नक्सलवादी, विप्लवकारी या तस्करी या काला धन भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा है। माना जो भी तस्करी होती है कि मतलब अरबों में होती है, तस्करी का एक भी पैसा भारत सरकार के पास नहीं आने वाला है। वो काला धन का एक पैसा भी भारत सरकार के पास नहीं आने वाला है, यानी भारत सरकार का संसाधन कम हो रहा है। भारत सरकार अपने आर्थिक निर्णय अपने तरीके से नहीं ले पा रही है, यानी उसकी जो आर्थिक सर्वोच्चता है कि व्यापार कैसे होगा, तो भारत में कोई भी व्यापार भारत सरकार की मर्जी से होगा। नशे को अगर प्रतिबंधित किया गया है, उसके बावजूद उसकी तस्करी हो रही है, तो उसका आर्थिक व्यापार हो रहा है। तो यह देश की आर्थिक निर्णयों को चुनौती है या आर्थिक संप्रभुता को चुनौती है। तो कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि क्या इससे निकालेंगे कि पिछले दशकों में राज्य की भूमिका बहुत सीमित या कम हो चुकी है। निजी क्षेत्रों की भूमिका बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि के दायरे में राष्ट्र राज्य बंधते जा रहे हैं। दुनिया के ताकतवर देशों के द्वारा कमजोर देशों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। गैर राष्ट्रीय कर्ताओं के द्वारा भी राज्य की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके साथ साथ नए संप्रभुता के सामने चुनौतियों में डिजिटल संप्रभुता तेजी के साथ यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। और इन सब के साथ साथ आंतरिक संप्रभुता के सामने भी चुनौतियां यहाँ देखी जा रही हैं। तो क्या वाकई भारत की संप्रभुता, भारत सरकार अब ताकतवर नहीं रही? क्या भारत सरकार अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पा रही है? क्या यह मान लिया जाए कि भारत सरकार के निर्णय यूएसए या बहुराष्ट्रीय कंपनियां या निजी क्षेत्रों के द्वारा या अंबानी अडानी के द्वारा जो है लिए जा रहे हैं? ठीक है ना। क्या वाकई एनजीओ भारत सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं? तो सीए विरोध, अभी आपने देखा, विरोध आंदोलन के दौरान एक गैर सरकारी संगठन था, जिस गैर सरकारी संगठन पर यह आरोप लगा कि उसी की फंडिंग के शाहीन बाग में लोग इकट्ठा हुए और उसी की फंडिंग से यहाँ तमाम तरीके की गतिविधियाँ भारत में देखी गई। यह आरोप लगा कि बाहरी देशों के द्वारा सऊदी अरब के जरिए वो पैसा भारत में आया हुआ था और उसके माध्यम से भारत में बड़े स्तर पर एक अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था। अभी उसकी जो भी जाँच है वो आए और उसके निर्णय आए, लेकिन इस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं। ठीक है ना। ये इसके पहले भी कई बार हो चुका है कि कई एनजीओ, कई बाहर के संगठन भारत विरोधी ताकतों को पैसा देते हैं और यहाँ पर इस तरीके की भावनाओं को बढ़ाते हैं। ये सब हमारी संप्रभुता के सामने खतरे हैं और ये खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर बढ़ रहे हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वाकई भारत एक संप्रभु देश है या नहीं। खासकर यह प्रश्न इसलिए बन रहा है कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में हमारे निर्णय कोई और ले रहा है। पक्ष में तर्क मतलब ये आता है कि क्या वाकई अभी भी हम संप्रभु हैं? संप्रभु क्यों हैं? क्योंकि आज के वैश्वीकरण के युग में आप यह दावा, ठीक है ना, आप यह दावा नहीं कर सकते आप अकेले रहे हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्य बनने का निर्णय हमारा खुद का है। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय में हम स्वीकार कर रहे हैं, अगर हम यूनाइटेड नेशन के निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं, तो यह हमारी मर्जी है, हमारा ये स्वाभाविक विकल्प है। हम चाहे तो आज इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता छोड़ सकते हैं, हमारे पास यह संप्रभुता है। लेकिन अगर किसी भी संगठन के सदस्य आप बने हुए हैं तो आपको उनकी कुछ शर्तों को मानना ही होगा और आप उन संगठन के शर्तों को बनाने में भी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि आप उसके सदस्य भी हैं। यह समझना होगा कि आज किसी भी किसी भी देश की संप्रभुता घटी नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्र के हितों को पूरा करने के लिए वह दुनिया के अलग अलग संगठनों का हिस्सा बनने का प्रयास करते हैं। और जब भी हमें या लगेगा कि हमें हटना चाहिए और हम हट सकते हैं, इसलिए बोला जाता है कि आज के वैश्वीकरण के युग में निरपेक्ष संप्रभुता का दावा कपोल कल्पना है। निरपेक्ष संप्रभुता मतलब हम ही सब कुछ हैं, आप सब कुछ नहीं हो सकते हैं। ये दुनिया बदल गई है, 20वीं सदी की दुनिया नहीं है, जहां ब्रिटेन, फ्रांस अपने सामने किसी को
नहीं देखता था। आज की जो दुनिया है वह 90 के बाद की 21वीं सदी की जो दुनिया है, इसको हम अंतर्निर्भर विश्व कहते हैं। इसमें प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए कुछ चीज़ें आपको उस राष्ट्र की माननी होंगी और कुछ चीज़ें वह आपके राष्ट्र की मानेगा। जैसे अगर हम बात करें, अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव बनाया ईरान के मुद्दे पर, वेनेजुएला के मुद्दे पर, लेकिन हमने भी यूएसए पर दबाव बनाया और यूएसए के कानून में संशोधन किया। यूएसए ने भारत को STA 1 का दर्जा दिया, जबकि यूएसए ऐसे किसी देश को STA 1 का दर्जा नहीं देता है जो 4 निर्यात नियंत्रण प्रणाली यानी कि ऑस्ट्रेलिया समूह, रोजनावा समूह, NSG, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह, NTCR के सदस्य नहीं होते हैं। भारत अभी भी NSG का मेंबर नहीं बना है, बावजूद इसके यूएसए ने भारत को STA 1 का दर्जा दिया है। कहने का मतलब ये है कि यूएसए भी कई जगहों पर झुका है, तो भारत भी कई जगहों पर झुका है। ये आपस में साझी संप्रभुता का दौर है। इसे हम शेयर्ड सॉवरेनिटी या पूल्ड सॉवरेनिटी कहते हैं। यहाँ पर किसी की संप्रभुता छिन नहीं रही है, लेकिन कुछ मुद्दों पर वह निर्णय लेने में एक दूसरे की साझेदारी देखी जा रही है। यह भी सहभागी संप्रभुता का दौर है। इस सहभागी या समावेशी संप्रभुता को हम इस रूप में नहीं देख सकते हैं कि राज्य की भूमिका घट रही है। तो यूएसए की कुछ बातें मतलब मान लेने से अगर संप्रभुता पर सवाल खड़े होते हैं तो निहायत हास्यास्पद तर्क होगा, क्योंकि भारत सरकार की भी कुछ बातों को यूएसए की सरकार को मानना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे पाक के संबंध में दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू क्या है कि संप्रभुता के सामने खतरे हमेशा रहे हैं। हाल के वर्षों में संप्रभुता के सामने नए नए खतरे उत्पन्न हुए हैं। किसी देश की सक्षमता इसी से निर्धारित हो जाती है कि वह उनका सामना कैसे कर रहा है। तो मतलब सवाल ये नहीं है कि हमारे यहाँ आतंकवाद, नक्सलवाद या विप्लव जैसे मुद्दे हैं। सवाल ये है कि क्या सरकारों के द्वारा इनके समाधान किए जा रहे हैं। निसंदेह भारत इन सभी लोगों के खिलाफ कार्य कर रही है। तीसरा, अगर कोई ये कहे कि निजी क्षेत्रों की भूमिका भारत सरकार के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है, तो यह भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाना होगा। यानी अगर निजी क्षेत्रों या अंबानी या अडानी के आधार पर ही सरकार की नीतियां बन रही हैं, तो लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए जनता सरकारों को हटाना भी जानती है। जनता का दबाव सरकारों के ऊपर निश्चित रूप में होता है, और साथ ही साथ यह भी समझना होगा कि ये जो दबाव समूह है, और भी संगठनों के दबाव समूह होते हैं। किसान दबाव समूह भी, उद्योगपतियों के दबाव समूह भी, इसी तरीके से मजदूरों के दबाव समूह भी हैं। प्रेशर ग्रुप्स तो सभी संगठनों के होते हैं और ये लोकतंत्र को और स्वस्थ बनाते हैं। इससे राज्य की नीतियां प्रभावित नहीं होती, बल्कि राज्य की नीतियां स्वस्थ तरीके से संचालित हो पाती हैं। इसलिए निजी क्षेत्रों की बढ़ती हुई भूमिका के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि अब राज्य की भूमिका खत्म हो गई है, बिल्कुल गलत है। निजी क्षेत्र की भारतीय संविधान के अधीन रहकर ही अपना काम करती है। तो कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि क्या भारत संप्रभु है या नहीं है, तो आपके पास डिबेट होना चाहिए। क्यों कहा जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी पक्ष में क्या क्या बात करी आपसे थोड़ा सा ब्रीफ में आपको मैं बता देती हूँ, एक बार आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हमने कहा कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में राज्य की संप्रभुता में गिरावट नहीं आई, बल्कि संप्रभुता की परिभाषा में बदलाव आया है। आज समावेशी या सहयोगी संप्रभुता का प्रचलन है। मतलब राज्य की निरपेक्ष संप्रभुता नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संधि, कानूनों, समझौतों का महत्व बढ़ा है। लेकिन कोई भी राज्य इनका पालन पोषण अपने हितों के अनुसार ही करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों की सदस्यता क्या है, स्वैच्छिक है। दूसरा क्या हमने समझा कि वर्तमान आत्मनिर्भर विश्व में दो देशों के मध्य समझौतों में पारस्परिक आदान प्रदान से संबंध संचालित है। अनेक विषयों पर अमेरिका भारतीय हितों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। अब तीसरा हमने क्या समझा कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी संविधान सर्वोच्च है, जिसके अधीन निजी क्षेत्र या अन्य गैर राज्यकर्ता शामिल हैं। ठीक है। भारत की संप्रभुता का आशय जनता की शक्ति से भी है। सक्रिय नागरिक समाज द्वारा राज्य को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये जो प्रस्तावना मैंने पढ़ाया था उससे मेंस का रिलेटेड टॉपिक था कि क्या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है या नहीं है। मैंने वो चीज़ें आपको बताई।
अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा, जो अगला क्वेश्चन के रूप में हम देखेंगे कि वर्तमान समय में प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द की प्रासंगिकता क्या है, कि मतलब क्या समाजवाद का महत्व अभी भी है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच।